हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि राजकुमार सिंह चौहान। एक बार पुनः आप सभी लोगों का अवेयर 24 यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा यह लेक्चर भी हमारे पूर्व के लेक्चर की भांति ज़्यादा उपयोगी आपके लिए सिद्ध हो, इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों हमारा उत्साहवर्धन भी करें। आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत गठित कंपनी में दोहरी शासन व्यवस्था के विषय में कि आखिर पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी में कैसे दोहरी शासन व्यवस्था को जन्म दिया। आइए दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा स्थापित इंग्लैंड में कंपनी की दोहरी सरकार के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। डिस्कस द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डबल गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड बाय पिट्स इंडिया एक्ट 1784 इन इंग्लैंड। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपसे जो पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में पूछा जा सकता है। हमने हमारे पिछले लेक्चर में पिट्स इंडिया एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों, उन प्रावधानों की आलोचनाओं और उसके महत्व के विषय में डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं इंग्लैंड में कंपनी की दोहरी सरकार के गुण दोषों के विषय में। आइए दोस्तों, इस प्रश्न की ओर मैं आपको लिए चलता हूं कि जब इस तरह का प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, सन 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आपको मैंने इसके पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। इसमें क्या किया था, कंपनी के कार्यों को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, एक राजनीतिक कार्य और एक थे व्यापारिक कार्य। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा कंपनी के मालिकों अर्थात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना का निर्णय लिया था ब्रिटिश संसद ने। वास्तव में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा कंपनी के कार्यों को दो भागों में वर्गीकृत कर दिया था। पहला जो था राजनीतिक और दूसरा था व्यापारिक। व्यापारिक कार्यों का जो नियंत्रण था वह था कंपनी के पास, मतलब उसको व्यापारिक कार्यों के संदर्भ में पूर्ण स्वतंत्रता दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। लेकिन राजनीतिक कार्यों जैसे आप बोल सकते हैं सेना, नागरिक और प्रशासन संबंधी विषय, सेना, नागरिक और राजस्व संबंधी प्रशासन के संदर्भ में बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना भी की गई। इस प्रकार कंपनी के कार्यों की देखभाल के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई और इन्हीं दोनों संस्थानों के विषय में हम बोलते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। तो इन दोनों जो निकाय थे इनका गठन ही कहलाता है द्वैध शासन की व्यवस्था, क्योंकि अब कंपनी प्रशासन दो भागों में विभक्त हो गया, व्यापारिक कार्य अलग और राजनीतिक कार्य अलग, और दोनों निकायों को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई ताकि कंपनी का प्रशासन और अधिक बेहतर रूप से चल सके। दोस्तों, आपको यह भी एक प्रश्न उठता होगा कि आखिर इस द्वैध शासन का स्थापित करने का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, द्वैध शासन का उद्देश्य इतना सा ही था कि कंपनी के प्रशासन को अधिक सक्षम और उत्तरदायित्व पूर्ण बनाना, मतलब कंपनी के प्रशासन को जवाबदेह बनाना, यही इस एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था का मूल उद्देश्य था। दोस्तों, इस द्वैध शासन व्यवस्था के दो रूप थे। पहला रूप क्या है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामलों को देखेगा, और दूसरा क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अर्थात जो व्यापारिक कार्यों की ओर अपने ध्यान को ज़्यादा लगाएंगे। दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं इस द्वैध शासन पद्धति में क्या प्रावधान और किए गए थे तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरानों के द्वारा। तत्कालीन ब्रिटिश हुक्मरान थे, ब्रिटिश क्राउन थे जॉर्ज III, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर और तत्कालीन गवर्नर जनरल थे भारत में लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। इन तीनों महानुभावों ने इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन व्यवस्था को व्यवस्थित भी किया, उसे प्रावधानित भी किया और उसे लागू भी किया है। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत द्वैध शासन की जो व्यवस्था की गई थी उसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए क्या प्रावधान किए गए। सबसे पहले हम देखेंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के विषय में महत्वपूर्ण प्रावधानों की। सबसे पहली बात, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर की गई कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एक नियंत्रण के लिए एक संस्था या निकाय को गठित किया गया जो क्या कहलाया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। दूसरी बात दोस्तों, इस बोर्ड में 6 सदस्य शामिल थे। इस बोर्ड में टोटल सदस्य संख्या थी 6। यह इसकी संरचना थी। इसकी संरचना के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके और अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान की कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पूर्ण नियंत्रण था। यह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किसी भी निर्णय को बदल सकता था। इस प्रकार कंपनी की राजनीतिक जो क्षेत्र में गतिविधियां थी उनके ऊपर ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश सम्राट का अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। मतलब अब कंपनी अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गई, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं हम इसके बाद में कि यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल भारत के गवर्नर जनरल को कोई भी आदेश दे सकता था। कोई भी आदेश दे सकता था मतलब भारतीय प्रशासन के संदर्भ में वह डायरेक्ट गवर्नर जनरल को कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से आदेश भी दे सकता, डायरेक्ट भी दे सकता था और इनडायरेक्ट भी आदेश दे सकता था। और गवर्नर जनरल को आदेशों को, निर्देशों को मानना बाध्यता की गई। दोस्तों, यह बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के सैन्य और राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने में सक्षम था, ठीक है। तत्पश्चात दोस्तों, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल को डायरेक्टर्स द्वारा नियुक्त किसी भी सदस्य को वापस बुलाने का अधिकार था। मतलब पूर्णतः अधिकार तो नहीं था, अप्रत्यक्ष रूप से वह ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट कर सकता था कि इस पदाधिकारी को वापस बुलाया जाए और ब्रिटिश क्राउन के आदेश पर ही उस पदाधिकारी को वापस इंग्लैंड बुलाया जा सकता था, ठीक है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण चीज है दोस्तों, बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्वीकृति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कोई भी आदेश कंपनी को नहीं दे सकता था। मतलब वह जो भी अब आदेश जारी करेंगे कंपनी के लिए उससे पहले बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास भेजेंगे। यदि बोर्ड ऑफ कंट्रोल सहमत होगा तो ही वह आदेश कंपनी के संदर्भ में लागू होगा। तत्पश्चात दोस्तों, इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संकेत पर ही गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाना निश्चित की गई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले भी हमारे यहाँ पर गवर्नर जनरल की नियुक्ति कौन कर रही थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक मंडल द्वारा। लेकिन अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के परामर्श पर ही या उससे पूछकर ही भारत के गवर्नर जनरल की नियुक्ति कंपनी कर पाएगी, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। दोस्तों, अब हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना के विषय में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना हमने पिछले लेक्चर में बात की थी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना में कितने सदस्य शामिल थे? 6। एक थे ब्रिटिश अर्थ मंत्री, चांसलर ऑफ एक्सचेकर इसे कहते थे ब्रिटेन में। तत्पश्चात दोस्तों, एक विदेश सचिव, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण सदस्य था। तत्पश्चात दोस्तों, 4 अन्य सदस्य प्रीवी काउंसिल के सदस्यों में से चुने जाने थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में निम्न सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे अभी हमने बात करी? एक तो हो गया ब्रिटिश अर्थ मंत्री, दूसरे हो गए ब्रिटिश विदेश सचिव, तीसरे हो गए प्रीवी काउंसिल के 4 मेंबर्स जो कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुने जाने थे। इस बोर्ड का नेतृत्व वरिष्ठ कैबिनेट सदस्य द्वारा किया जाता था। और ध्यान रखना, ब्रिटिश अर्थ मंत्री हों या ब्रिटिश विदेश सचिव हों, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हों, वे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के सदस्य हुआ करते थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान आगे चलकर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट बना। जो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट अर्थात विदेश सचिव क्या बन गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रधान। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में गणपूर्ति हेतु सदस्यों की संख्या 3 निर्धारित की। कुल सदस्य थे 6, उनमें से कम कितने सदस्य उपस्थित होना जरूरी है? 3। तभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की गतिविधि या कार्रवाई को वैधानिक रूप से सही कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में बराबर मत हो, जब सदस्यों में किसी विषय पर बराबर मत हो तो ऐसी स्थिति में बोर्ड के प्रधान अर्थात सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट को निर्णायक मत देने का अधिकार भी इस एक्ट के माध्यम से दिया गया। देखा दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के संदर्भ में आपने कुछ संरचना और इसकी कार्यप्रणाली के बारे में दोस्तों ध्यान रखना। इस अधिनियम के द्वारा मतलब
पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल मंत्रिमंडल का ही अंग बन गया और बोर्ड का अध्यक्ष शीघ्र ही ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों का मंत्री बन गया। वहां पर ब्रिटिश सरकार में इसके लिए एक विशेष डिपार्टमेंट या विभाग भी बनाया गया और इसे उस विभाग का सर्वे सर्वा या मंत्री भी बनाया गया। ठीक है दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संरचना और कार्यप्रणाली के बारे में आपने देखा। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसी एक्ट के अंतर्गत जो गठित की गई थी द्वैध शासन की व्यवस्था, उसके अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधिकार अत्यंत विस्तृत कर दिए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन भी इस एक्ट के द्वारा हुआ और इस एक्ट में ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल को विस्तृत अधिकार प्रोवाइड किए गए। तत्पश्चात दोस्तों इस एक्ट के तहत इंग्लैंड में सरकार का एक विभाग बनाया गया जिसे ही क्या कहा गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ध्यान रखिएगा इसका मुख्य कार्य क्या था, कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नीतियों को नियंत्रित करना। मतलब उनकी जो नीतियां असंतोष पैदा कर सकती हैं, दिक्कतें पैदा कर सकती हैं, उन नीतियों को रोकना और जिससे कंपनी का प्रशासन भारत में व्यवस्थित तरीके से चल सके उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाना था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अपन बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार किसे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन को। दो तो क्या थे पदेन सदस्य, ध्यान है ना, ब्रिटिश अर्थ मंत्री और ब्रिटिश विदेश सचिव, ये दो तो थे पदेन सदस्य और 4 प्रीवी काउंसिल के सदस्यों को ब्रिटिश क्राउन द्वारा चुना जाना निर्धारित किया गया था इसी एक्ट में। तत्पश्चात दोस्तों कंपनी के गवर्नर जनरल की नियुक्ति भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के ही द्वारा ब्रिटिश सरकार की अनुमति से किया जाना निर्धारित किया गया। इससे यह शक्ति थी कि ब्रिटिश नियंत्रित भारत में सभी नागरिक, सैन्य और राजस्व प्रशासन संबंधी गतिविधियों पर यह अधीक्षण करे, यह नियंत्रण करे। यह था बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक महत्वपूर्ण प्रावधान। तत्पश्चात दोस्तों इस प्रकार से हम देखते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने भारत में कंपनी के संपूर्ण नागरिक, सैन्य और राजस्व संबंधी मामलों पर पूर्ण नियंत्रण अख्तियार कर लिया। ध्यान रखिएगा व्यापारिक मामले अभी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ही हाथों में संचालित होने थे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके आगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के विषय में क्या प्रावधान किए गए। मेन प्रोविजन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सबसे पहला दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए सभी प्रकार के पत्र व्यवहार का माध्यम यही बोर्ड था। मतलब इंग्लैंड से जो आदेश या जो निर्देश कंपनी के लिए भारत आने हैं या भारत से जो भी एक रिपोर्ट आनी है, पत्र आने हैं, उन सब का माध्यम यही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही रखा गया। भले ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर दिया गया लेकिन पत्र व्यवहार का माध्यम यही बोर्ड था। मतलब यह एक मीडिएटर की भूमिका, मध्यस्थ की भूमिका निभाने लगा ब्रिटिश सरकार में और भारतीय प्रशासन में। दोस्तों भारत में जो भावी नियुक्तियां थी वह इसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा की जानी थी, लेकिन ध्यान रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन नियुक्तियों को करने में अपनी मनमानी नहीं चला सकता था। गवर्नर जनरल हों या गवर्नर हों या उनकी काउंसिल के मेंबर्स हों, इन सब की नियुक्ति करते समय उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल को विश्वास में लेना पड़ता था। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण था दोस्तों कि यह बोर्ड व्यापारिक मामलों में पूर्ण रूप से शक्तिशाली रहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बन गया, ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण भी हो गया, लेकिन कंपनी का जो एक मूलभूत कार्य था व्यापार, उस व्यापारिक मामलों में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पूर्ण शक्ति प्रदान की गई। इसमें बोर्ड ऑफ कंट्रोल हस्तक्षेप नहीं करता था। तत्पश्चात दोस्तों इस बोर्ड के सदस्य, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य कुशल और अनुभवी व्यवसायी व्यक्ति होते थे। बहुत ही ज़्यादा जिन्हें व्यवसाय का अनुभव होता था वही लोग इस बोर्ड के सदस्य बनाए जाते थे। ध्यान रखिएगा दोस्तों संचालक मंडल द्वारा तैयार किए जाने वाले सभी पत्र और आज्ञाओं को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष पहले रखा जाता था। साथ ही संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले सभी पत्र या रिपोर्ट को भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के समक्ष रखना अनिवार्य किया गया। ध्यान रखिएगा दोस्तों बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा भारत में कंपनी प्रशासन को दिए जाने वाले आदेशों या निर्देशों में
बदलाव करने में भी सक्षम था। बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी तरीके से भारत में कंपनी प्रशासन को निर्देशित या आदेशित नहीं करेगा, बिना उसे इन्फॉर्म किए या बिना उसकी सहमति लिए। तत्पश्चात दोस्तों अब हम देखते हैं द्वैध शासन प्रणाली के आखिर क्या गुण थे या इसकी क्या मेरिट्स थी भारत में कंपनी प्रशासन को बेहतर उम्दा बनाने के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो गुण था वह इस दोहरी सरकार ने प्रशासन की जो कमियां थी उसको दूर करने का प्रयास किया। इस द्वैध शासन प्रणाली ने क्या करा, भारत में कंपनी प्रशासन में जो निहित कमियां देखी गई थी, व्यवहारिक कमियां, सैद्धांतिक कमियां, उनको दूर करने का प्रयास किया। इस प्रयास में वह कितना सफल हुआ या कितना असफल रहा, ये चर्चा का विषय आपकी और मेरे लिए हो सकता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस दोहरी शासन व्यवस्था के कारण कंपनी की मनमानी समाप्त हो गई। जो संचालक मंडल कंपनी का था, जो मनमानी करता था भारत में कंपनी प्रशासन में, वो मनमानी समाप्त हो गई। दोस्तों, इस द्वैध शासन प्रणाली के कारण ही कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक सुदृढ़ हो गया। ठीक है, तो कंपनी की मनमानियां एक तरह से खत्म और अब धीरे धीरे करके भारत ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में चला गया। दोस्तों ध्यान रखना, आपको द्वैध शासन प्रणाली के दोषों के विषय में भी जानना चाहिए कि डीमेरिट्स क्या थे। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, सबसे पहला डीमेरिट्स था, इसके अंतर्गत कंपनी का शासन 3 अधिकारियों पे या 3 निकायों के हाथ में आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल और उसकी परिषद। ध्यान रखना, लेकिन इन सभी के अधिकारों का कोई निश्चित विभाजन भी नहीं किया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में ही देखें कि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल में जो दिक्कतें थी, प्रांतीय जो प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे उनकी और उनकी परिषदों में जो दिक्कतें थी, वह असंतोष या वह दिक्कतें कम नहीं हुई और एकाधिक अधिकारियों के हाथ में जब शासन व्यवस्था की कमान चले जाती है तो उससे फैलती है निराशा, अकर्मण्यता और वह भी इस द्वैध शासन प्रणाली का महत्वपूर्ण दोष सिद्ध हुई आगे चलकर। आगे देखना कि इस व्यवस्था में अधिक प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण शासन प्रशासन की नीतियों को शीघ्रता से लागू किया जाना असंभव हो गया। सब पदाधिकारी एक दूसरे की टांग खिंचाई में लगे हुए थे, वो एक दूसरे के नीतियों में, एक दूसरे के क्षेत्रों में हस्तक्षेप करते थे और बस इसी से प्रशासन में अकर्मण्यता की स्थिति पनप गई। दोस्तों ध्यान रखिएगा दोस्तों, प्रत्येक आदेश जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भेजना था भारत, उसके लिए उसे किसके पास जाना पड़ता था बार बार, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पदाधिकारी सदैव उसमें कुछ ना कुछ मीन मेक निकालते रहते थे, अपनी स्वीकृति देने में विलंब करते थे, जिससे भारत में कंपनी प्रशासन पर विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। कई बार जब जल्दबाजी होती है किसी निर्णय की, त्वरित निर्णय करना होता है, तब इस तरह की व्यवस्थाओं ने काफ़ी दिक्कतें पेश की भारत में कंपनी प्रशासन में। ध्यान रखिए दोस्तों, ब्रिटिश संसद का कंपनी के आर्थिक मामलों पर नियंत्रण, डायरेक्ट नियंत्रण नहीं रह गया, वह नियंत्रण रह गया केवल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से ही ब्रिटिश संसद कंपनी के भारतीय मामलों पर नियंत्रण रखने में सक्षम थी, लेकिन यह भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से। ठीक है, तो अब ब्रिटिश संसद और कंपनी में भी एक मीडिएटर बन गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, आगे दोस्तों, इस शासन व्यवस्था ने गवर्नर जनरल की स्थिति अत्यंत शोचनीय और दयनीय बना दी। अब उसके 2 मालिक हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल डायरेक्ट भी निर्देश देने लगा गवर्नर जनरल को और एक तरफ से कंपनी के भी निर्देश आ रहे हैं। आखिर वह किसके निर्देश या आदेशों को माने, यह एक विकट स्थिति गवर्नर जनरल के समक्ष उत्पन्न हुई। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पोषण और संरक्षण का अधिकार बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास नहीं था। मतलब वह नियुक्ति तो करवा सकता था भारत में, लेकिन किसी को बुला नहीं सकता था ब्रिटिश क्राउन की आज्ञा के बिना। भारत में यह कंपनी के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने या करवाने का अधिकार तो रखता था, किंतु ब्रिटिश क्राउन को ही किसी व्यक्ति को भारत से वापस बुलाने, उसे अपदस्थ करने का अधिकार दिया गया इसी पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों,
इस एक्ट का फिर भी हमारे लिए महत्व है कि यह शासन प्रणाली अर्थात दोहरी शासन प्रणाली एक महत्वपूर्ण प्रणाली सिद्ध हुई, क्योंकि भारतीय संविधान जो वर्तमान भारतीय संविधान में इसी दोहरी शासन प्रणाली के आधार पर बनाया गया। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्र भारत में द्वैत शासन प्रणाली ही लागू की गई। राज्यों में राज्य सरकार जो स्थानीय महत्व के विषयों को देखती हैं और संघ में केंद्र में हमारी संघ सरकार भारत सरकार जो कि राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करती है। ध्यान रखिएगा, यह प्रणाली आज की जितनी शासन प्रणालियां उनमें काफ़ी महत्वपूर्ण और लाभप्रद सिद्ध हुई, क्योंकि आधुनिक प्रशासन में आज हम देखते हैं, हमारे भारत को ही देखते हैं कि राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा शासन किया जाता है या संसद द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखकर शासन कराना आदि, ये सभी उसी द्वैध शासन प्रणाली 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट की उपज मानी जा सकती है। मतलब पिट्स इंडिया एक्ट ने हमें वर्तमान शासन प्रणाली द्वैध शासन प्रणाली प्रोवाइड की, जिसमें केंद्र में भारत सरकार या संघ सरकार कार्यरत है और राज्यों में राज्य सरकारें कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, यह था इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत दोहरी शासन व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, आपको हमारे यह लेक्चर कैसा लगा? आप सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इनसे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। यदि आपको यह लेक्चर अपने लिए बेनिफिशियल लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे इस लेक्चर को शेयर भी करें। धन्यवाद एक बार पुनः।